मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के 30वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 31वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। निकोलाई के आने के चौथे दिन माँ उसके घर में रहने के लिए चली गई। गाड़ी पर अपने 2 संदूक लादे बस्ती से निकलकर खेतों की तरफ जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और सहसा उसे आभास हुआ कि वह उस जगह को हमेशा के लिए छोड़े जा रही है जहां उसने अपने जीवन का सबसे अंधकारमय और कठिन समय बिताया था और जहां उसने जिंदगी की एक नई मंजिल में प्रवेश किया था जिसमें नए सुख दुख थे और जिसके कारण उसका समय जल्दी कट गया था। फैक्ट्री की चिमनियां आकाश की ओर अपना सिर ऊंचा किए खड़ी थीं और फैक्ट्री स्वयं कालिख से ढकी हुई पृथ्वी पर एक बड़े से लाल मकड़ी की तरह दुबकी हुई थी। उसके चारों ओर मजदूरों के एक मंजिले मकानों की बस्तियां थीं। ये मटमैले और बौने मकान दलदल के बिल्कुल सिरे पर खड़े अपनी छोटी छोटी उदास खिड़कियों में से एक दूसरे को निरीह भाव से देख रहे थे। उनके ऊपर फैक्ट्री की तरह मैले लाल रंग का गिरजाघर अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा था, पर उसकी मीनार चिमनियों से नीची थी। एक आह भरकर माँ ने अपने ब्लाउज का गले पर का बटन खोल दिया क्योंकि उसका दम घुटा जा रहा था और चला चल। गाड़ी वाले ने घोड़े की रास पटकते हुए अस्फुट स्वर में कहा। वह एक नाटे कद का आदमी था जिसकी उम्र के बारे में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसकी टांगें टेढ़ी मेढ़ी थीं और सिर और चेहरे पर बहुत छिदरे छिदरे मुरझाए हुए से बाल थे और उसकी आंखों में चमक तो थी ही नहीं। गाड़ी के साथ साथ वह झूमता हुआ चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि दाहिने या बाएं मुड़ने में उसके लिए कोई अंतर नहीं था। चल बेटा, उसने सपाट स्वर में कहा और भारी बूटों में कसी हुई अपनी टेढ़ी टांगों पर बड़े जोर से उछला। उसके बूटों पर कीचड़ जमकर सूख गई थी। माँ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। खेत भी उसके हृदय की तरह ही सूने थे। तेज धूप में तपती हुई रेत की मोटी तह पर गाड़ी खींचते हुए घोड़ा एक ही ढंग से अपना सिर हिला रहा था। बालों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। खचड़ा गाड़ी चरचरा रही थी और इन आवाज़ों के साथ साथ गर्द भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। निकोलाई इवानोविच शहर के सिरे पर एक सुनसान सड़क के किनारे रहता था। 1-2 मंजिला मकान के साथ जो पुराना और जर्जर था। हरे रंग का एक मकान और बना दिया था। इसी के एक हिस्से में निकोलाई रहता था। उसके घर के सामने एक छोटा सा बाग था और तीनों कमरों की खिड़कियों में लाइकल और अकेसिया की डालें और पॉपुलर के अल्पवयस्क वृक्षों की रुपहली पत्तियां झांक कर अंदर देखती थी। घर के अंदर हर चीज साफ सुथरी और वातावरण शांत था। फर्श पर जालदार परछाइयां नाचती थीं। दीवारों के सहारे किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं जिनके ऊपर गंभीर मुद्रा वाले लोगों के चित्र टंगे हुए थे। यहाँ तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी, निकोलाई ने माँ को एक छोटे से कमरे में ले जाकर पूछा जिसकी एक खिड़की बाग में खुलती थी और दूसरी आंगन में जिसमें घास उगी हुई थी। इस कमरे की दीवारों के किनारे भी किताबों की अलमारियां लगी हुई थी। मैं तो रसोई में रह लूंगी, माँ ने कहा। रसोई बहुत आरामदेह और साफ है। माँ को लगा कि यह सब सुनकर वह सहम सा गया। वह झेपते और लजाते हुए माँ को रसोई घर में रहने का विचार छोड़ देने के लिए मनाने लगा और वह राजी हो गई।
उसका चेहरा खिल उठा। ऐसा मालूम होता था कि तीनों कमरों का कोई विशेष वातावरण था। यहाँ सांस लेना ज़्यादा आसान और सुखकर था, पर ऊंचे स्वर में बोलने में संकोच होता था कि कहीं दीवार पर से इतने ध्यान से नीचे देखते हुए लोगों के चिंतन में बाधा न पड़े। पौधों में पानी देने की जरूरत है। माँ ने खिड़की की चौखट पर रखे हुए गमलों की मिट्टी को हाथ से टटोल कर देखते हुए कहा। घर के मालिक ने अपराधियों की तरह कहा, अरे हाँ, मुझे उनका शौक तो बहुत है, पर उनकी देखभाल करने का समय नहीं मिलता। माँ ने देखा कि अपने इस आरामदेह फ्लैट में भी निकोलाई कुछ उकताया सा रहता है, मानो यह घर उसका अपना न हो। वह कमरे की विभिन्न चीज़ों के पास जाकर अपने दाहिने हाथ की पतली पतली उंगलियों से चश्मा ठीक करता है, और जिस चीज़ की ओर भी उसका ध्यान आकर्षित हो जाता उसे बड़ी जिज्ञासा से देखता। कभी कभी वह कोई चीज़ उठाकर अपने चेहरे के बहुत पास ले आता, मानो उसे अपनी आंखों से छू कर देखना चाहता हो। ऐसा लगता था कि माँ की तरह ही वह भी इस घर में पहली बार आया था और उसके लिए भी हर चीज़ नई और अनजानी थी। उसे इस रूप में देखकर माँ इन कमरों में इत्मीनान महसूस करने लगी। वह जहाँ जाता माँ उसके पीछे पीछे जाती और देखती कि कौन चीज़ कहाँ रखी है। वह उससे उसकी दिनचर्या के बारे में पूछती। वह अपराधियों की तरह उत्तर देता, ऐसे आदमी की तरह जो यह जानता है कि वह उसके ढंग से काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए, पर उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। माँ ने फूलों में पानी दिया और पियानो पर बिखरी हुई स्वर लिपियों को समेट कर रख दिया। समोवार को देखते ही वह बोली, इसे साफ करना पड़ेगा। निकोलाई ने मैली धातु पर अपनी उंगलियां फेरी और उन्हें अपनी नाक के पास लाकर उनका निरीक्षण करने लगा। माँ स्नेहपूर्वक हंस दी। उस रात को जब माँ सोने के लिए लेटी और दिन भर की घटनाओं पर विचार करने लगी, तो उसने न जाने क्यों अपना सिर उठाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। वह उसके जीवन में पहला अवसर था जब उसने किसी दूसरे के घर में रात बिताई हो, पर उसे जरा भी घबराहट नहीं हो रही थी। उसने बड़ी ममता से निकोलाई के बारे में सोचा और उसके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह उसके जीवन को सुखी बना दे, उसके प्रति ऐसा स्नेह दिखाए कि उसके जीवन में सुख शांति आ जाए। उसकी भोड़ी चाल ढाल, उसकी हास्यजनक लाचारी, आम लोगों से उसकी भिन्नता और उसकी निर्मल आंखों का बुद्धिमत्तापूर्ण और साथ ही बच्चों जैसा भाव माँ के हृदय में घर कर गया। फिर उसका विचार अपने बेटे की ओर गया और 1 मई की घटनाएं एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गईं। अब उनमें एक नई गूंज पैदा हो गई थी और उनका एक नया महत्व हो गया था। स्वयं उस दिन की तरह ही इस दिन की पीड़ा में भी कोई खास बात थी। इस पीड़ा से मस्तक जमीन पर नहीं झुक जाता था जैसे किसी प्रबल आघात से झुक जाता है। यह पीड़ा हृदय में बार बार बर्छी की तरह चुभती थी, जिससे धीरे धीरे एक रोष उत्पन्न होता था और झुकी हुई कमर भी सीधी हो जाती थी। हमारे बच्चे लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं, माँ सोचने लगी। वह बाग में पत्तियों को छेड़ती हुई खुली खिड़कियों में से रेंगकर अंदर आती हुई शहर की रात्रिकालीन अपरिचित ध्वनियों को सुनती रही। ये आवाज़ें कहीं बहुत दूर से आती थीं, थकी हुई और क्षीण, और कमरे में पहुंचकर चुपचाप दम तोड़ देती थी। दूसरे दिन सवेरे ही उसने समोवार मांजकर चाय के लिए पानी गर्म किया, चुपचाप मेज पर नाश्ता लगा दिया और रसोई में बैठकर निकोलाई के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार उसने खांसते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। एक हाथ में वह अपना चश्मा और दूसरे में कमीज का कॉलर पकड़े था। उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया और माँ ने समोवार ले जाकर दूसरे कमरे में रख दिया। वह मुँह हाथ धो रहा था। उसने सारा पानी फर्श पर बिखेर दिया।
अपना साबुन और दांत मांजने का ब्रश जमीन पर गिरा दिया और अपने फूहड़पन पर बुड़बुड़ाता रहा। नाश्ता करते समय उसने माँ से कहा, देहाती बोर्ड में मुझे एक बहुत दुखदाई काम करना पड़ता है, यह पता लगाने का काम कि हमारे किसान किस तरह तबाह हो रहे हैं। उसने अपराधियों की तरह मुस्कुराकर कहा, काफ़ी भोजन न मिलने के कारण किसान समय से पहले ही मर जाते हैं। उनके बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और जैसे शरद ऋतु में मक्खियाँ मरती हैं वैसे ही वे भी मर जाते हैं। हम यह सब जानते हैं और हम इसका कारण भी जानते हैं। इस क्रम को देखने के लिए हमें तनख्वाहें भी दी जाती हैं, पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। क्या तुम पढ़ते हो? माँ ने उससे पूछा। नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पिता ब्यातका नगर की एक फैक्ट्री में मैनेजर हैं, पर मैं अध्यापक बन गया। गांव में मैंने किसानों में किताबें बांटी और इसके लिए मुझे जेल में बंद कर दिया गया। सज़ा काट चुकने के बाद मैं एक किताबों की दुकान में सेल्समैन हो गया, पर अपनी ही लापरवाही से मैं फिर जेल में पहुंचा दिया गया और उसके बाद अर्खागेल्स में निर्वासित कर दिया गया। वहाँ भी गवर्नर मुझसे नाराज हो गया और मुझे श्वेत सागर के किनारे एक छोटे से गांव में भेज दिया गया, जहाँ मैं 5 साल तक रहा। धूप से भरे हुए उस प्रकाशमय कमरे में उसका स्वर निर्बाध रूप से प्रवाहित था। माँ अब तक इस तरह की न जाने कितनी कहानियाँ सुन चुकी थी, पर उसकी समझ में नहीं आता था कि जो लोग ये कहानियाँ सुनाते थे वे इतने शांत क्यों रहते थे, मानो वे किसी अनिवार्य बात का उल्लेख कर रहे हों। मेरी बहन आज आ रही है, उसने कहा। ब्याह हो गया है? विधवा है। उसके पति को साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया था, पर वह वहाँ से भाग आए और 2 साल हुए यूरोप में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारी बहन तुमसे छोटी है? 6 साल बड़ी है। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, और सुनिएगा कि वह पियानो कैसी बजाती हैं। यह उन्हीं का है और यहाँ की बहुत सी चीज़ें उन्हीं की हैं। किताबें बस मेरी हैं। वह कहाँ रहती है? हर जगह, उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया। जहाँ कहीं भी किसी हिम्मत वाले आदमी की जरूरत होती है वो वहाँ पहुँच जाती है। क्या वह भी यही काम करती है? हाँ, क्यों नहीं, उसने उत्तर दिया। शीघ्र ही वह चला गया और माँ इस काम के बारे में और उन लोगों के बारे में सोचने लगी जो लगातार दिन रात इसी काम में जुटे रहते थे। उसके सामने वह अपने आप को बहुत तुच्छ समझने लगी, जैसे रात को पहाड़ के सामने आदमी अपने को बौना समझता है। दोपहर के करीब लंबे कद की एक खूबसूरत औरत ने घंटी बजाई। वह काले कपड़े पहने थी। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपना छोटा सा पीला सूटकेस फर्श पर रख दिया और बढ़कर माँ का हाथ थाम लिया। आप पावेल मिखाइलोस की माँ है ना? उसने कहा। हाँ, माँ ने उत्तर दिया। उस औरत के अच्छे कपड़े देखकर माँ को कुछ खिसियाहट सी हो रही थी। आप बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा मैंने सोचा था। मेरे भाई ने मुझे लिखा था कि आप यहाँ रहने के लिए आ रही हैं। उस औरत ने आईने के सामने खड़े होकर अपना हैट उतारते हुए कहा। पावेल मिखाइलोच के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। उसने मुझे आपके बारे में बताया था। उसकी आवाज़ भारी थी और वह धीरे धीरे बोलती थी, पर उसका शरीर बहुत फुर्तीला और मजबूत था। उसकी भूरी आंखों में जवानी की चमक थी, पर इसके विपरीत उसकी कनपटियों के पास बहुत महीन झुर्रियाँ भी थीं और उसके कोमल कानों के ऊपर सफ़ेद बाल चमकते थे। मुझे भूख लगी है, उसने घोषणा की। एक प्याला कॉफ़ी पीना चाहती हूँ? अभी बनाए देती हूँ, माँ ने कहा। तुमने क्या कहा कि पावेल ने तुमसे मेरी चर्चा की थी? माँ ने अलमारी में से कॉफ़ी के बर्तन निकालते हुए पूछा। बहुत बार। उस औरत ने चमड़े के छोटे से केस में से सिगरेट निकालकर जलाई और कमरे में टहलने लगी। क्या आपको उसके बारे में बहुत डर लगता है? माँ कॉफ़ी के बर्तन के नीचे स्टोव की छोटी छोटी नीली लपटों को देखती रही और मुस्कुराती रही। इस औरत को देखकर उसमें जो एक सकपकाहट आ गई थी
वह खुशी की इस लहर में डूब गई। तो उसने मेरे बारे में इसे बताया था। प्यारा बच्चा, उसने अपने मन में सोचा और फिर धीरे धीरे बोली, हाँ लगता तो है, मेरे लिए आसान नहीं है, पर अगर यह बात इससे पहले हुई होती तो मेरे लिए और भी कठिन हो जाता। अब कम से कम मुझे इतना तो मालूम है कि वह अकेला नहीं है। माँ ने उस औरत के चेहरे को देखते हुए उससे उसका नाम पूछा। सोफिया, उसने उत्तर दिया। माँ उसे बड़े ध्यान से देखती रही। इस औरत में एक अजीब व्यापकता थी, अपार साहस और चंचलता। सबसे जरूरी तो यह है कि वे सभी जेल से जल्दी छोड़ दिए जाएं। सोफिया ने निश्चय के साथ कहा। बस मुकदमा जल्दी शुरू हो जाए। ज्यों ही वे लोग उन्हें कहीं निर्वासित करेंगे, हम लोग पावेल मिखाइलोविच को भगाने का प्रबंध कर देंगे। यहाँ उसकी जरूरत है। माँ निश्चय के भाव से सोफिया को देख रही थी। सोफिया अपनी सिगरेट बुझाने के लिए कोई चीज ढूंढ रही थी। आखिरकार उसने गमले की मिट्टी में सिगरेट बुझा दी। इसी से तो फूल खराब होते हैं। माँ के मुंह से अनायास ही निकल गया। माफ कर दीजिए, सोफिया ने कहा। निकोलाई भी मुझसे हमेशा यही बात कहता है। उसने बुझी हुई सिगरेट निकालकर खिड़की के बाहर फेंक दी। माँ ने खिसियाकर अपराधियों की तरह उसे देखा। मैं खुद लज्जित हूं, माँ ने कहा। मैंने बिना सोचे समझे ही कह दिया था। मैं भला कैसे कह सकती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ? क्यों नहीं? अगर मैं गंदगी करूँ तो आप क्यों नहीं कह सकती? सोफिया ने कंधे उचकाकर उत्तर दिया। काफी तैयार हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक ही प्याली क्यों? आप नहीं पिएंगी? सहसा उसने माँ के कंधे पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। सच कहिए, शर्माती हैं क्या? सोफिया ने पूछा। माँ मुस्कुरा दी। अभी अभी सिगरेट वाली बात मैंने तुमसे कही है और तुम मुझसे पूछती हो कि मैं शर्म करती हूँ क्या? मगर देखो तो, उसने अपने विस्मय को छुपाने का कोई प्रयत्न किए बिना कहा। मैं अभी कल ही यहाँ आई हूँ और अभी से मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैसे यह मेरा ही घर है। मुझे किसी बात से डर नहीं लगता और जो मेरे जी में आता है कह देती हूँ। यही तो होना भी चाहिए, सोफिया ने प्रसन्न होकर कहा। मेरा सिर चकराता रहता है और मुझे अपना भी होश नहीं रहता। माँ ने फिर कहना आरंभ किया। एक जमाने में जब तक मैं किसी को अच्छी तरह नहीं जान जाती थी, तब तक मैं अपने दिल की बात उससे खुलकर नहीं कह सकती थी। पर अब मैं हमेशा सबसे दिल खोलकर बात कहती हूँ और ऐसी बातें कह जाती हूँ जो पहले मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सोफिया ने दूसरी सिगरेट निकाली और अपनी भूरी आंखों की कोमल ज्योति माँ के चेहरे पर केंद्रित कर दी। तुम कह रही थी कि तुम उसे भगाने का प्रबंध कर लोगी, लेकिन भगाकर वह रहेगा कैसे? माँ ने पूछा और अपने हृदय से इस जटिल प्रश्न का बोझ उतार दिया। उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, सोफिया ने अपने लिए दूसरी प्याली कॉफी बनाते हुए कहा। जैसे दर्जनों दूसरे भागकर आए हुए लोग रहते हैं, वैसे ही वह भी रहेगा। मैं अभी एक ऐसे आदमी से मिली थी और उसे बताकर आई हूँ कि वह कहाँ रहेगा। उसकी भी बहुत ज़रूरत थी। उसे 5 साल की सज़ा हुई थी, पर उसने निर्वासन में 3.5 महीने ही बिताए थे। माँ कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। ऐसा मालूम होता है कि 1 मई ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। माँ ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। मैं अपना ठिकाना नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं एक साथ 2 रास्तों पर जा रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हर बात समझती हूँ और फिर हर चीज़ धुंधली हो जाती है। अपने आप को ही ले लो, भले घर की औरत हो, यह काम करती हो, तुम मेरे पावेल को जानती हो और उसकी तारीफ करती हो, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानती हूँ। आभार तो मुझे आपका मानना चाहिए, सोफिया ने हंसकर कहा। मैंने क्या किया है? उसे यह सब कुछ मैंने तो नहीं सिखाया, माँ ने आह भर कर कहा। सोफिया ने सिगरेट एक तस्तरी में बुझा दी और अपने सिर को इस तरह झटका कि उसके सुनहरे बालों की मोटी मोटी लटें खुलकर कमर तक आ गईं। अब जाकर मैं अपना यह सारा तामझाम उतारा हूँ।
उसने उठकर बाहर जाते हुए कहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 31 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 32वें का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। निकोलाई शाम को घर लौटा। खाना खाते समय सोफिया ने बहुत हंस हंस कर बताया कि वह किस प्रकार निर्वासन से भाग कर आए हुए एक आदमी को छुपाकर आई थी। उसके दिल में खुफिया पुलिस वालों का इतना डर समाया हुआ था कि वह हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देखती थी। सोफिया ने यह भी बताया कि उस भागे हुए कैदी का बर्ताव कितना हास्यास्पद था। माँ को उसके स्वर में सेखी की एक झलक दिखाई दी, मानो कोई मजदूर बहुत बड़ा कारनामा करने के बाद दूसरों को उसके बारे में बता रहा हो। इस समय सोफिया भूरे रंग का हल्का चौड़ा फ्राक पहने हुए थी। इसके कारण वह और भी लंबी और उसकी आंखें और भी काली लग रही थीं और उसकी चाल में अधिक गंभीरता आ गई थी। सोफिया, तुम्हारे लिए काम और है, निकोलाई ने खाना खाने के बाद कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोगों ने किसानों के लिए एक अखबार निकालने का जिम्मा लिया था, लेकिन इतने लोगों की गिरफ्तार हो जाने के कारण उस आदमी से कोई संपर्क नहीं रह गया जो यह अखबार बांटेगा। उसका पता लगाने में पेलागियानिलोना ही हमारी मदद कर सकती हैं। तुम इनके साथ गांव चली जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसका पता मालूम कर लो। अच्छी बात है, सोफिया ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। क्यों, चलेंगे ना पेलागियानिलोना? हाँ, जरूर चलेंगे। क्या बहुत दूर है? यही कोई 50 मील होगा। तो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर पियानो बजाऊंगी। पेलागियानिलोना, अब थोड़ी देर मेरा संगीत बर्दाश्त कर सकती हैं ना? मेरी चिंता ना करो, समझ लो कि जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं, माँ ने कहा और कोच के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। मालूम तो यह होता था कि भाई बहन उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पर बड़ी होशियारी से वे उसे भी अपनी बातचीत में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे। निकोलाई, यह सुनो, यह ग्रीग है, मैं आज ही अपने साथ लाई हूं। खिड़कियां बंद कर दो। उसने स्वर लिपि सामने खोलकर रख दी और अपने बाएं हाथ से सुमधुर संगीत छेड़ दिया। पियानो के तार झंकार उठे और एक हल्की सी आह के साथ एक दूसरा स्वर पियानो की भरपूर गुजती हुई आवाज में आवाज मिलाकर गाने लगा। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों के नीचे से सोने की घंटियां सी बजने की आवाज आने लगी। मंद स्वरों की गहरी पृष्ठभूमि पर ये सुनहरे सुर भयावतुर पक्षियों के झुंड की तरह फड़फड़ाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। पहले तो माँ पर संगीत का कोई प्रभाव न हुआ। संगीत का प्रवाह उसके लिए केवल आवाज़ों का एक जमघट था। उस जटिल संगीत रचना में उसके कान धुन नहीं पकड़ पा रहे थे। स्वप्निल नेत्रों में वह निकोलाई को देखती रही। वह टांगे मोड़े कोच के दूसरे सिरे पर बैठा था। फिर माँ सोफिया के गंभीर चेहरे को घूरने लगी, जिसके ऊपर सुनहरे बालों का एक ताज सा लगा हुआ था। सूरज की किरणें सोफिया के सिर और कंधों को अपनी ज्योति से गरमाती हुई उसकी उंगलियों को चूमने के लिए फिसलकर पियानो के पर्दों पर पड़ रही थी। संगीत बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे में फैल गया और न जाने कब वह माँ के हृदय में भी प्रवेश कर गया। न जाने क्यों अतीत के अंधकारमय गर्त में से एक चिर विस्मृत गहरी व्यथा उठी और एक कटु स्पष्टता के साथ फिर ताजी हो गई। एक दिन बहुत रात गए उसका पति नशे में चूर घर लौटा था। उसकी बाँह पकड़कर उसने चारपाई से उसे फर्श पर घसीट लिया था और उसकी पसलियों में ठोकरें मारी थी। निकल जा कुतिया कहेंगी, मैं उकता गया हूं तुझसे, उसने चिल्लाकर कहा था। उसकी मार से बचने के लिए माँ ने अपने 2 साल के बच्चे को उठा लिया था और उसे सीने से लगाकर घुटने टेक कर फर्श पर बैठ गई थी। बच्चा उसकी गोद में हाथ पांव पटक कर रो रहा था। उसका नंगा भय विवल शरीर गर्म था। निकल जा, मिखाइल ने गरज कर कहा था। वह उछल कर खड़ी हो गई थी और जल्दी से रसोई में जाकर
उसने कंधों पर सलूका डाल लिया था और बच्चे को साल में लपेटकर नंगे पैर केवल रात के कपड़े और सलूका पहने घर से निकल गई थी। न वह रोई थी और न उसने फरियाद की थी। मई का महीना था, रातें ठंडी थीं, सड़क की ठंडी ठंडी मिट्टी उसके तलुओं से चिपकी जा रही थी और उसके पाँव की उंगलियों के बीच घुसी जा रही थी। उसकी गोद में बच्चा तड़प तड़प कर रो रहा था। उसने उसे सलूके के नीचे छुपाकर कसकर अपने सीने से चिपटा लिया था और भैंस से व्याकुल होकर सड़क पर भागती हुई आगे बढ़ती गई थी। चलते चलते वह बच्चे को चुप कराने का प्रयत्न भी करती जा रही थी। आ आ आ आ आ आ आ बाबू, आ आ आ आ बाबू, आ। प्रभात हुआ इस भय और लज्जा से कि कहीं कोई उसे इस अर्धनग्न अवस्था में देख न ले। वह दलदल के पास जाकर एस्पन के अल्पवयस्क वृक्षों के नीचे बैठ गई थी। वह बड़ी देर तक वहां बैठी आंखें फाड़े अंधकार में घूरती रही थी और स्वयं अपने हृदय की व्यथा को शांत करने के लिए निरंतर एक ही सुर में गुनगुनाती जा रही थी। आ आ आ आ बाबू, आ आ आ आ बाबू। सहसा एक काली चिड़िया उड़ती हुई उधर से गुजरी थी। माँ अपनी निरी अवस्था से चौंक कर उठ खड़ी हुई थी और सर्दी में कांपती हुई घर लौटी थी। फिर उसी पिटाई और अपमानों के चिर परिचित भयानक वातावरण में संगीत का अंतिम सुर सुनाई दिया और फिर एक उदास ठंडी आह के साथ संगीत शांत हो गया। सोफिया ने अपने भाई की तरफ मुड़कर देखा। पसंद आया? उसने धीरे से पूछा। बहुत, उसने मानो नींद से चौंकते हुए उत्तर दिया। बहुत अच्छा था। माँ के सीने में दुखद स्मृतियों की प्रतिध्वनि का कंपन था और उसकी चेतना के सीमांत प्रदेश में एक विचार ढल रहा था। ऐसे लोग भी होते हैं जो मित्रता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर रहते हैं। वे झगड़ा नहीं करते, नशे में धुत नहीं हो जाते, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लड़ते नहीं, जैसा कि उस दूसरे अंधकारमय जगत के लोग करते हैं। सोफिया ने एक सिगरेट निकाली। वह बहुत सिगरेट पीती थी। सिगरेट उसके हाथ से शायद कभी छूटती ही न थी। मेरे कुत्सया को यह धुन सबसे अधिक पसंद थी, उसने कहा। उसने गहरी सांस लेकर फिर पियानो के पर्दों पर उंगलियां दौड़ाते हुए एक कोमल दर्द भरी धुन छेड़ दी। उसे पियानो बजाकर सुनाने में मुझे बहुत आनंद आता था। कितना संवेदनशील था वह, हर बात का उसे हृदय पर प्रभाव होता था। उसका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। अपने पति के बारे में सोच रही होगी, माँ ने अपने मन में कहा और मुस्कुरा रही है। और उसके साथ मेरा जीवन कितना सुखी था, सोफिया ने मंद स्वर में कहा। उसके बोलते समय ऐसा लगता था कि वह सोचकर नहीं बोल रही है, बल्कि शब्द अनायास ही उसके हृदय से निकल रहे हैं। वह जिंदगी का रहस्य जानता था। सो तो था। निकोलाई ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सहमति प्रकट की। उसकी आत्मा में संगीत था। सोफिया ने अभी अभी जलाई हुई सिगरेट फेंक दी और माँ की तरफ मुड़ी। आप मेरे शोर मचाने से उकता तो नहीं रही हैं? उसने पूछा। माँ अपने क्षोभ को छुपा न सकी। मेरी फिक्र न करो तुम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो बस बैठे बैठे सुनती रहती हूँ। मैं तो अपने ही विचारों में डूबी रहती हूँ। आपको जरूर समझना चाहिए, सोफिया ने कहा। हर औरत संगीत को समझती है, खास तौर पर जब वह उदास होती है। उसने जोर से पर्दों पर उंगलियां मारी और पियानो इस तरह चिल्ला उठा मानो किसी ने भयानक समाचार सुना हो। सचमुच अतिशय वेदना के ही कारण ऐसा हृदय विदारक करुण चित्कार निकल सकता है। इसके उत्तर में सहसा यौवनमय भयातुर स्वर गूंज उठे और तेजी से कहीं विलीन हो गए। एक बार फिर बहुत जोर का करुण चित्कार सुनाई दिया, जिसमें बाकी सब कुछ डूब गया। कोई भयंकर विपदा आ पड़ी थी, पर उससे करुणा नहीं बल्कि रोष की भावना उत्पन्न हुई थी। फिर कोई सधे हुए सुरों में एक सीधी साधी मधुर धुन गाने लगा। कितना अनुरोध और आकर्षण था उस गीत में। माँ इन लोगों से कुछ प्यार भरी बातें कहने को बेचैन हो उठी। उस पर संगीत का नशा छा रहा था। वह मुस्कुरा दी। उसे पूरा विश्वास था
कि वह इन भाई बहन की सहायता कर सकती है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह क्या काम कर सकती थी। चुपके से उठकर वह रसोई घर में चली गई और समोवार में आग सुलगा दी। पर इससे उन लोगों के किसी काम आने की उसकी तीव्र इच्छा पूरी नहीं हुई और चाय उड़ेलते हुए उसने शर्माते हुए हंसकर कहा, उस अंधेरे जीवन में रहने वाले हम लोग, हम अनुभव तो सब कुछ करते हैं, पर उसे शब्दों में कहना कठिन होता है और हमें शर्म आती है, क्योंकि बात यह है कि हम समझते हैं पर उसे कह नहीं सकते, और अक्सर अपनी इसी लज्जा के कारण हम अपने ही विचारों पर झुंझला उठते हैं। जिंदगी हर तरफ से हमें कोचती रहती है। हम चैन से रहना चाहते हैं, पर हमारे विचार हमें चैन से बैठने कब देते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि इन शब्दों से, जिनका महत्व उसके लिए भी उतना ही था जितना उसके श्रोताओं के लिए, वह अपने हृदय को सांत्वना देना चाहती हो। निकोलाई माँ की बातें सुनते समय सारी देर बैठा रहा, अपनी ऐनक पोंछता रहा और सोफिया की बड़ी बड़ी आंखें विस्मय से फैल गईं। वह अपनी सिगरेट पीना भी भूल गई, जो अब किसी भी दम बुझने को थी। वह अभी तक पियानो के सामने थोड़ा सा अपने भाई की तरफ मुड़ी बैठी थी और बीच बीच में अपने दाहिने हाथ से पियानो के पर्दों को धीरे से छेड़ देती थी। पियानो के कोमल स्वर माँ के हृदय से निकले हुए उन सीधे साधे शब्दों में विलीन हुए जा रहे थे, जिनके द्वारा वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। अब मैं अपने बारे में और सब लोगों के बारे में कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ कुछ समझने लगी हूँ और चीज़ों की तुलना कर सकती हूँ। पहले तो कोई चीज़ भी नहीं थी जिससे तुलना की जा सके। हमारे मजदूर जीवन में हर आदमी एक जैसी ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन अब जब मैं दूसरों की ज़िंदगी को देखती हूँ और याद करती हूँ कि मैं कैसी ज़िंदगी बसर करती थी, तो दिल बैठ जाता है। उसका स्वर धीमा पड़ गया। मुमकिन है कि मैं इस बात को ठीक से न कह पा रही हूँ, या यह सब कहने में कोई तुक ही न हो, क्योंकि इसमें तुम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। माँ का स्वर आंसुओं से रूधा हुआ था, पर वह मुस्कुराती हुई आंखों से उन्हें देख रही थी। मैं अपना दिल खोलकर तुम लोगों के सामने रख देना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जान सको कि मैं अपने हृदय से तुम लोगों के लिए कितनी भलाई और कितने सुख की कामना करती हूँ। हमें मालूम है, निकोलाई ने धीरे से कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि अपनी सारी भावनाएं उसके सामने खोलकर व्यक्त कर देने की उसकी इच्छा शांति नहीं हो रही थी। इसलिए वह उन्हें उन बातों के बारे में बताती रही जो उसके लिए नई और अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसने उन्हें अपने दुखमय जीवन के बारे में बताया और यह भी बताया कि किस प्रकार वह चुपचाप सब कुछ सहन करती आई थी। उसके स्वर में क्षोभ नहीं था, पर उसके होठों पर व्यंग की एक झलक थी। उसने अपने पिछले जीवन के नीरस दुखमय दिनों का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कितनी बार उसके पति ने उसे पीटा था। वह आश्चर्य कर रही थी कि अकारण ही जीवन में इतनी पिटाइयाँ क्यों हुई और वह उन्हें रोकने में असमर्थ क्यों रही। वे दोनों चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। माँ की राम कहानी के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ दिखाई दिया। वह एक ऐसे व्यक्ति की राम कहानी थी जिसे जानवर के बराबर समझा गया था और जिसने अपनी इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़बान से हजारों लोग बोल रहे थे। उसके जीवन में जो कुछ हुआ था वह बहुत ही साधारण और आए दिन की बातें थीं, उतनी ही सीधी साधी और बेरंग जितनी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश लोगों की जिंदगी थी, और उसकी जीवन कथा एक प्रतीक बन गई। निकोलाई अपनी कोहनियाँ मेज पर टिकाए, हथेलियों पर सिर रखे, आंखें सिकोड़कर ऐनक के पीछे से माँ को एकटक देख रहा था। सोफिया अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाए बैठी थी और बीच बीच में सिर हिलाकर सिहर उठती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका चेहरा दुबला हो गया है और उसका रंग भी पीला पड़ गया है। वह सिगरेट भी नहीं पी रही थी। एक जमाने में मैं भी अपने को बहुत अभागी समझती थी, सोफिया ने आंखें झुकाकर शांत स्वर में कहा। ऐसा मालूम होता था
कि मैं किसी स्वप्नों की दुनिया में रहती हूँ। यह तब की बात है जब मैं बहुत दूर एक छोटे से कस्बे में निर्वासन की सजा काट रही थी। मेरे पास न कोई काम था और अपने अलावा किसी दूसरी बात के बारे में सोचने को भी नहीं था। समय काटने के लिए बार बार मैं अपनी पिछली मुसीबतों को याद करती रहती थी। मैं अपने पिता को प्यार करती थी, फिर भी उनसे लड़ी। मैं स्कूल से निकाल दी गई और सबके सामने मुझे एक लज्जास्पद उदाहरण के रूप में पेश किया गया। मुझे जेल में बंद कर दिया गया। मेरे गहरे दोस्त ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे पति गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे फिर गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया और फिर मेरे पति का देहांत हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में सबसे दुखी प्राणी हूँ। लेकिन पेलागिया निलोना, मेरी सारी मुसीबतों की 10 गुनी मुसीबतें भी तुम्हारी जिंदगी की 1 महीने की मुसीबतों के बराबर नहीं है। तुम्हें तो बरसों तक हर दिन यातनाएं सहनी पड़ी। इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने की ताकत कहाँ से आती है लोगों में? आदत पड़ जाती है। पेलागिया ने आह भरकर उत्तर दिया। मैं मन ही मन इस बात से खुश रहता हूँ कि मैं जिंदगी को काफी अच्छी तरह समझता हूँ, निकोलाई ने विचारमग्न होकर कहा। फिर भी जब कभी मुझे जिंदगी का यह चित्र देखने को मिलता है जो किताबों में दिए हुए चित्र से या मेरे बिखरे हुए विचारों से बनने वाले चित्र से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसकी भयानकता पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिंदगी की छोटी छोटी चीजें ही भयानक होती हैं। जिंदगी की वे महत्वहीन घड़ियां जो मिलकर बरसों लंबी हो जाती हैं, वे इस अंधकारमय जीवन के हर पहलू पर विचार करते हुए बड़ी देर तक इसी तरह बातें करते रहे। माँ अतीत की स्मृतियों में खो गई। विस्मृति के धुंधलके में से एक एक करके वे सब अपमान उसकी आंखों के सामने आ रहे थे जिन्होंने उसके यौवन काल को भयावह बना दिया था। मैं बैठी बातें बघार रही हूँ और तुम लोगों के सोने का वक्त हो गया, उसने आखिरकार कहा। इतनी बहुत सी बातें हैं, सब कहाँ तक कह सकता है कोई? भाई बहन ने चुपचाप उससे विदा ली। निकोलाई ने हमेशा से ज्यादा झुककर माँ को सलाम किया और बड़े प्यार से उसका हाथ दबाया। सोफिया माँ को उसके कमरे तक पहुंचाई। अच्छा सो जाओ, अच्छी तरह से आराम से सोना, सोफिया ने चलते चलते कहा। उसका स्वर भावावेश से रूधा हुआ था और उसकी भूरी आंखें बड़े प्यार से माँ के चेहरे को ताक रही थीं। पेलागिया ने सोफिया का हाथ अपने दोनों हाथों में दबा लिया और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 32 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।